नमस्कार, मैं ब्रिजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी का सेट 2। इससे पहले हम सेट 1 बता चुके हैं। आपका 30/4/2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कितने समय में करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, लंबा प्रोसेस नहीं, सबसे आसान तरीका में हम बताएंगे। जितना कम समय में बताएंगे उतना कम समय में कोई नहीं बताएगा। आपको इसी तरीका से करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। और देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग कभी कभी क्वेश्चन उससे लड़ जाता है और नहीं लड़ता है सेम टू सेम, तो थोड़ा बहुत उसी का मतलब चेंज रहता है, डाटा चेंज रहता है, बाद बाकी सेम रहता है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है सेट का। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो आधार की लंबाई की गणना कीजिए। आपको क्या बोला? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या होता है? 90 डिग्री हो, ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब बोला हुआ है कि इसका कर्ण लंब से 4 ज्यादा है जो आधार से 4 ज्यादा है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है और डाटा ना दे तो आप ट्रिपलेट याद कीजिए। ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5 इस तरह का, और ट्रिपलेट होता है 6 8 10। तो हमको क्या देखना है? सिर्फ पहला वाला का, ट्रिपलेट का जो पहला 3 4 5 बनता है यही देखना है। तो इसमें कर्ण आपका हो जाएगा 5, लंब आपका 4 और आधार कितना होगा? 3। समझ गए? कर्ण लंब आधार कितना होगा? तो देखिए 3 4 5, ये क्या है? कर्ण है, ये क्या है? लंब, और ये है आधार, ये है आधार। तो देखिए, ध्यान क्वेश्चन में देना है। कितना ज्यादा बोला है? 4 सेंटीमीटर लंबा। समझे? तो देखिए, सब में 4 से गुना कर दीजिए। सब में 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? ये 20, ये 16 और ये कितना आएगा? 12। अब देखिए, आपका क्वेश्चन में बोला है कि कर्ण लंब से 4 ज्यादा, तो कर्ण लंब से 4 ज्यादा कितना है? देखिए 4 ज्यादा है। जो आधार से 4 ज्यादा है, मतलब लंब आधार से 4 ज्यादा है, तो यहां देखिए कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। तो आपको क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए कि आधार की लंबाई की गणना कीजिए। तो आधार कितना है? आधार मेरा कितना निकाले? 12 सेंटीमीटर। तो यही तो मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है 12 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। समझ गए बाबू किस तरीका से करना है? तो इसी तरीका से कीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, आपका क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5324 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको राशि बोला है निकालने के लिए। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान क्या देना है? आपको क्या दिया हुआ है? समय दिया है 3 साल, ठीक। रेट दिया है, मतलब दर दिया हुआ है कितना? 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और आपका मिश्रधन मतलब क्या? अमाउंट दिया हुआ है कितना? 5324 आपका दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है, रेट 10% लगा है। रेट 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है बाबू? तो 1/10, मतलब 10 में 1% का आपको चक्रवृद्धि ब्याज, 10 में 1 आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। मतलब 10 आपका मूलधन था और चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला करके मिश्रधन मेरा कितना हमको देना पड़ रहा है? तो मिश्रधन मेरा 11। तो यही आपको समझना है। देखिए, मतलब 11/10 जो आया, ये आपका हर बार मूलधन पे आपका निकलेगा कितना? चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकलेगा। तो देखिए, मूलधन पे हर बार 11/10 निकलेगा। तो आपको कितना साल बोला है? 3 साल बोला है। तो 3 पे पावर कर दीजिए, 11/10 पे पावर 3 कर दीजिए, और आपका जो आएगा ये आपका मिश्रधन कहलाएगा। तो कितना है? 5324। 5324 यहां से आप निकालिएगा। आपको क्या बोला है? राशि क्या है? राशि मतलब मूलधन। अब मूलधन आपको निकालना है, तो मूलधन निकालना है तो इसको ले जाइएगा उधर, कितना हो जाएगा? इसको पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है? तो 1331। अब इसको काटिएगा कितना बार में? 4 बार में काटा, तो मूलधन मेरा कितना हो जाएगा? 4000। मेरा मूलधन कितना निकल गया? मतलब राशि कितना निकल गया? 4000।
देखिए बाबू, इसको बनाने का और एक तरीका है। इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। इसको बनाने का तरीका आपका बहुत है। देखिए एक तरीका और है। एक तरीका आपको क्या बोला, अभी आपको बोले 10% का दर मतलब 1/10, मतलब नीचे वाला आपको मूलधन बताएगा और ऊपर वाला जो आपका ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज, वो मतलब कि मूलधन मेरा कितना था 10 था और मिश्रधन मेरा एक ब्याज मिलकर के कितना हुआ 11। तो यही प्रक्रिया 3 साल तक चलेगा। मतलब पहला साल 10 से 11 हुआ, फिर दूसरा साल 10 से 11 हुआ, फिर तीसरा साल 10 से 11 हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए तो यहां से अगर आप निकालिएगा क्यूब, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, और 1331 का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 5324। तो एक यूनिट का आप आराम से निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 4। एक यूनिट का कितना है 4। अब यहां से मूलधन आपका कितना है, क्यूब कीजिएगा तो 1000 होगा, और आपको बोला है मूलधन, तो 4 से एक यूनिट का वैल्यू 4, तो 1000 का यूनिट 4 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 4000। तो ये आपका कितना है, ये आपका राशि है और यही आपका मूलधन भी है, समझे। तो देखिए इसी तरीके से बनाइए, जो आपको तरीका आसान लगे यही तरीके से बनाइए। लंबा प्रोसेस आपको नहीं जाना है कि ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा उसके बाद आपको जाना है, समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है sin 45 का मान क्या होगा। तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। 1/√2 होता है sin 45 का मान। तो आपका ऑप्शन सी आंसर सही है, समझे, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक वर्गों का योगफल बोला है, मतलब पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर प्लस इसी तरह चलते रहेगा, कितना 10 का स्क्वायर तक आपको, मतलब 10 का वर्ग तक। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n+1 2n+1/6, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहां n का वैल्यू कौन होगा, जो अंतिम संख्या है वही होता है। तो n कितना है 10 है। अब यहां 10 n का जगह पुट करेंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा, गुना 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6। अब इसको काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में और 3 से यहां 7 बार में। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, और 35 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 385। 385, तो आपका आंसर देखिए 385, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है, समझे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि a + b = 90 डिग्री तथा cos b = 2/3 है तो sin a का मान बताइए। कितना दिया है, a + b = 90 और दिया है cos b = 2/3, और आपसे बोला है sin a का मान निकालने के लिए। आपको क्या बोला, sin a का मान निकालने के लिए आपको बोला है। तो ध्यान दीजिए a + b, जब भी a + b 90 डिग्री रहेगा तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला होता है। sin a = cos b होता है, और cos a = sin b होता है। इसी तरह का आपका हो जाएगा tan a = cot b, और cot a = tan b, और उसके बाद आपका हो जाएगा sec a = cosec b, और cosec a = sec b। ये आपका जब भी a + b = 90 डिग्री रहे और किसी का मान दिया रहे और दूसरे का मान अगर कुछ दे तो ये आपका हमेशा बराबर होता है। तो देखिए यहां cos b का मान यहां पे कितना दिया है 2/3, इसका 2/3 है तो sin a का भी मान कितना होगा 2/3, मतलब sin a का भी मान उतना ही होगा, कितना 2/3। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, सुनील ने 5 वर्ष पहले एक मोटरसाइकिल 30,000 रुपये में खरीदी। यदि मूल्यह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 5% है और उसने इसे 20,000 रुपये में बेची हो तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्या बोला, कितना में खरीदा 30,000 रुपये में, उस बाइक को खरीदा है 30,000 रुपये में, और बोला है कि मूल्यह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 5%। तो मतलब कि उस बाइक का दाम
30,000 रुपये में वो खरीदा था और हर साल उस बाइक का दाम 5% कम हो रहा। मतलब हम अगर कोई बाइक को आज खरीदने जाते हैं और उसमें 5 साल के बाद अगर फिर से उसको खरीदने जाएंगे तो कुछ ना कुछ दाम कमी होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि उसको 5 साल पहले 30,000 में खरीदा था और उसमें 5% की कमी हो रही है। तो 5 साल तक 5% का कमी होगा। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वर्ष पहले खरीदा था तो 5 वर्ष तक तो उसका कमी होगा। तो 5 पचे 25 कितना हुआ? 25 वर्ष कमी हुआ। मतलब उसका दाम आज कितना होगा? 75%। 25% कमी हुआ तो आज उसका दाम होगा 75%। तो 75% यहां से आज निकाल लेंगे कि आज का दाम काटे 0 से। अब 75 से 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 और पीछे 2 को 0 कितना हुआ? 22,500। और इसको आज का दाम पता चला, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसको 20,000 में ही बेच दे रहा है। कितना में बेच रहा है? तो 20,000 में। 20,000 में बेच दिया तो उसको कितना हानि हुआ? 2500। कितना हानि हुआ? यहां आपको पता चल गया कि हानि हुआ। कितना हानि हुआ? 2500। और कितना में हुआ? आज का दाम कितना था? 22,500 में। तो 22,500 प्रतिशत में अगर निकालना कितना? प्रतिशत में, हाँ प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100। इसको काटे 0 से, 25 से काटेंगे नीचे जाएगा 25 9 125। तो कितना बना? 100/9। इसको काटिएगा तो आपका कितना आएगा? 11.11। ऐसे चलते रहेगा। तो देखिए आपका आंसर आएगा 11.11। लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, मतलब कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका गलत दिया है। इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है रसीम एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता यह 9 दिनों में बुन सकती है। वे दोनों मिलकर कितने समय में 2 स्वेटर बुन सकते हैं? देखिए बोला है कि रसीम 3 दिन में बुन सकता है और स्मिता 9 दिनों में बुन सकती है। तो देखिए ये कितना? 3 दिन में और ये 9 दिन में। दोनों का टोटल काम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा? 9। इसका बुनने का कितना समय आएगा? इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 3। और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 1। अब वो लोग एक स्वेटर बुन रहा मतलब कि 9 यूनिट बुन रहा। हमको कितना? 2 यूनिट मतलब 2 स्वेटर बुनना है, मतलब इसको 2 से गुना कर देंगे और दोनों का जो एफिशिएंसी आया उसको जोड़ देंगे, मतलब 3 1 4। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18/4। यहां से काटेंगे आपका तो 2 दूनी 4 2 9 18 आपका। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ है दशमलव में, तो इसको काट दीजिए। कितना होगा? 4.5 आपका आंसर। इसको आप देखिए दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है? पहला जितना समय लिया गुना दूसरा समय लिया बटा पहला का समय प्लस दूसरा का समय और गुना में 2 स्वेटर बुनना। ये आपका 1 स्वेटर का निकला। 2 स्वेटर बुनना है तो गुना में 2 स्वेटर। आप यहां से करेंगे तो कितना होगा? 9 × 27/12 गुना 2। यहां से काटिएगा 2 6 बार में और इसको अगर काटिएगा तो आपका दशमलव में निकलेगा 6 चौका 24 और 6 पचे 30। कितना निकला? 4.5। अब देखिए 4.5 आपका आंसर ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहिया का परिधि निकालना पड़ेगा। पहिया का परिधि कितना फॉर्मूला आता है? तो 2πr और 2 × पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुना r कितना दिया हुआ है? 0.35 और दशमलव को हटाएंगे तो नीचे चल जाएगा 100। ठीक, अब 7 से 5 बार में कटा, 5 से 20 बार में कटा, 2 से 10 बार में कटा। अब इसको मत काटिए, कितना आ जाएगा? 22/10। ठीक, इतना आपका आ गया। अब आपको देखना है, बोला है चाल निकालने के लिए, चाल नहीं गति बोला है। क्या बोला है? गति निकालने के लिए। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी आपका कितना दिया हुआ है? 450 मीटर। इतना जाएगा कितना? परिधि उसका चक्का लगाएगा कितना जाएगा? कितना मीटर तक? तो आपको यहां से परिधि निकाले, गुना कर दीजिएगा 22/10
ये आपका क्या मीटर में दिया है 450, तो ये आपका आएगा मीटर में। हमको इसको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले इसको भागा देना पड़ेगा 1000 से, ये आपका आ गया किलोमीटर में। अब हमको प्रति घंटा में करना है, तो मिनट आपका दिया हुआ, देखिए समय दिया है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट, इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, बटा 60 जाएगा नीचे। अब इसको अगर पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 60, मतलब कि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर 60, ठीक। अब यहां से काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, अब काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे 3 बार में। अब आपका यहां कितना आ गया, तो 9 गुना 22 गुना 3 बटा 10, ये आपका आ गया। अब इसको अगर गुना कीजिएगा 9 3 27, 27 से 22 को गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 594 बटा 10। यहां से आपका गति पता चल गया कितना, तो 59.4, यह आपका निकल गया किलोमीटर पर घंटा में। तो 59.4 आपका आया, ऑप्शन ए सही आंसर है बाबू। ऐसे ही कीजिएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ए और बी है, ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी 20 दिन में काम कर रहा है। अब बोला है 2 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 20 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना 2 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। तो यहां से आपको बोला है कि 2 दिन तक ही काम करते हैं। तो देखिए 1 दिन में कितना करेगा, तो दोनों 1 दिन में, ये 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, मतलब 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो 2 दिन में कितना करेगा 6 यूनिट। अब 2 दिन में 6 यूनिट काम किया, टोटल काम है कितना 20, इसको भागा दे देंगे, इतना ही आपका भाग हो जाएगा। मतलब 2 से 3 बार में और 2 से 10 बार में कितना आ गया 3/10, ये आपका आंसर। देखिए ऑप्शन ए है 3/10, वही आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है x माइनस रूट एक्स बटा 90, ये आपको बोला है और बोला है कि रूट एक्स का मान निकालिए। मतलब क्या बोला, रूट एक्स का मान निकालना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको स्क्वायरिंग लेना पड़ेगा, पहले स्क्वायर कीजिएगा फिर लीजिएगा, आपका समय ज्यादा लगेगा। तो हमको समय ज्यादा नहीं देना है बाबू, हमको कम समय में करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन यहां डाल के देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है 10, रूट एक्स का जगह हम अगर 10 पुट करेंगे, यहां अगर 10 पुट करते हैं तो x का जगह कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, मतलब x को क्या कहते हैं, x को हम रूट एक्स गुना रूट एक्स करते हैं तब ना x आता है। मतलब रूट एक्स का जगह अगर 10 पुट करेंगे तो 10 गुना 10 होगा, मतलब इसकी जगह 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 90। मतलब कि हम जो सही लिए हैं 10 लिए हैं वो सही आंसर है। यहां से आपका निकल गया ऑप्शन ए। इसके अलावा 10 के अलावा आप कोई भी ऑप्शन लीजिएगा वो 90 नहीं आएगा, आप करके देखिएगा 90 नहीं आएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, राकेश ने 10,000 रुपये की राशि को 2 अलग अलग स्कीमों एनएससी तथा पीपीएफ के क्रमशः 14% और 11% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। समझे, राकेश से 10,000 रुपया निवेश किया। पहला कौन है एनएससी और दूसरा पीपीएफ, मतलब पहला में 14% का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा में 11% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज, 2 वर्ष में उसको ब्याज मिला 2726 रुपया, तो एनएससी में निवेश की राशि कितनी होगी। क्या बोला, एनएससी में निवेश की राशि आपसे पूछा है। तो देखिए इसको आपको करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बोल दिया और आपको दे दिया 2 अलग अलग बोल दिया है। अगर साधारण ब्याज रहता तो हम
मिश्रण से मतलब मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड जो होता है उसको लगा करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहां चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। और इसमें आपको दिया हुआ है एनएससी, एनएससी आपको निकालने बोला है तो हम एनएससी को x मान लेंगे। क्या हुआ, एनएससी को, और यहां क्या है पीपीएफ, एनएससी को हम x मान लेंगे और इसको मानेंगे 10,000 माइनस एक्स। ये आपका निकल गया, ये आपका पता चल गया। अब हमको देखिए क्या करना है, हम आपको पहले बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 14%, तो 14% कितना होता है 14/100, 14/100 इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा 114/100। ये जो आया मतलब मूलधन पे हमेशा इतना ब्याज देगा, ये आपको कहलाता है मूलधन पे हमेशा ब्याज देगा। तो इसका मूलधन कितना है, इसको कितना x निवेश किया था, इसका मूलधन x, इस पे कितना 114/100 ब्याज मिलेगा। कितना 2 साल के लिए, समय आपका दिया कितना 2 साल के लिए, ये इसका ब्याज मिला। अब प्लस दूसरा का ब्याज, दूसरा कितना है, दूसरा का मूलधन कितना है 10,000 माइनस एक्स, और इसका कितना होगा 11%। तो 11% का ऐसे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 111/100, कितना हो जाएगा 111/100। कितना साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए, मतलब दोनों का ब्याज कुल कितना दिया हुआ है 2726। यहां से आपको ये करना पड़ेगा, यही आपको थोड़ा सा समस्या लग गया। इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। कोई भी मास्टर को इसको बता दे तो हमको बोलिएगा कि इसका कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक है। इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। यहां से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 111 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद गुना करना पड़ेगा। समझे? तो यहां से x का निकालिएगा वैल्यू तो आपको आएगा 4000, आपको आएगा 4000, और 4000 ऑप्शन बी में है, आपका सही आंसर है। आप करके देखिएगा। देखिए 114 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हम इसको बता चुके हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको 100-1000 तक के स्क्वायर के बारे में बताए हैं, तो वहां आप जाकर के इसको देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा। हम देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज सब पढ़ाए हैं। आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप वहां जाकर के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा CISI का, आपको जो है प्ले लिस्ट में एक आपको मिल जाएगा, उसको खोलिएगा, उसमें हमारा 6-7 लेक्चर है, वहां से आप खोल करके पढ़ सकते हैं। जो चीज क्लियर नहीं है, परसेंटेज भी हम डाले हैं, CISI डाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी डाले हैं, आप किसी को भी पढ़ लीजिएगा, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको बनाने का तरीका जो है इसका यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ठीक है बाबू, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए मेरे दोस्तों दिया हुआ है 10x बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, कितना है 10x बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर a मान लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आराम से कर लीजिएगा, तो कितना होगा 10x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है a प्लस बी एगो और फिर a माइनस बी। इसको कीजिएगा a प्लस बी, कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, a प्लस बी किए, फिर a माइनस बी कीजिएगा, 25 माइनस 15 कितना होगा 10, यहाँ और 10 से 10 गया, x का मान कितना निकलेगा 40, यही आपका आंसर। ऐसे ही कीजिए इस तरीके का क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला है। तो देखिए आयताकार का परिधि क्या होता है, तो आप आराम से निकाल लेंगे 2l प्लस बी। आयत का कितना होता है, आयत का परिधि 2l प्लस बी होता है, और ये दिया हुआ है मेरा कितना 40 मीटर, कितना है 40 मीटर दिया है, 40 मीटर है। यहां से आप l प्लस बी निकालिएगा, कितना आएगा 20, मतलब l प्लस बी बराबर कितना 20 आया। अब देखिए आपको बोला है अधिकतम क्षेत्रफल निकालने के लिए,
अधिकतम क्षेत्रफल मतलब जितना दोनों का जोड़ अगर 20 आया तो अधिकतम क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा, मतलब इसको भी 10 मानना पड़ेगा, लेंथ को और ब्रेथ को भी कितना 10 मानना पड़ेगा, तब जाकर के अधिकतम आएगा। अगर दोनों को बराबर नहीं मानिएगा तो कम करके देखिएगा, आपका हमेशा कम निकलेगा, हमेशा इससे कम निकलेगा। तो 10 गुना अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लेंथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका होता है। तो लंबाई आपका लेंथ गुना ब्रेथ होता है, तो कितना है 10 गुना 10 आप करेंगे तो कितना होगा 100, मतलब 100 मीटर आपका आंसर। तो देखिए 100 मीटर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी यही सही आंसर है। ऐसे ही आपको सोचना है, ऐसे ही अगर इसको आप अगर 9 ले लेते हैं और इसको 11 ले लेते हैं, या फिर इसको 11 इसको 9 ले लेते तो कितना आता, 99 आता, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इससे हमेशा कम आएगा। अधिकतम बोला है, हमेशा आपको अधिकतम ही बोलेगा। अधिकतम बोला है तो उसका आधा कर दीजिए, मतलब 10-10 दोनों में बांट दीजिए, इसको भी 10 इसको भी 10, 10-10 दोनों में बांट दीजिए, वही आपका हो जाएगा अधिकतम। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल उनके विरुद्ध किए। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों को औसत संख्या की गणना कीजिए, मतलब औसत प्रत्येक खिलाड़ी का औसत निकालना है कितना गोल हुआ है। तो देखिए रियल मैड्रिड कितना गोल किया, 33, ठीक 33 गोल किया। आपको जो 22 गोल उनके विरुद्ध किया गया है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए दिया है। तो 22 गोल पे आपको ध्यान नहीं देना है, 33 गोल किया है। और इस टीम का खिलाड़ी कितना होता है, फुटबॉल में एक टीम में कितना खिलाड़ी होता है, 11। तो इस टीम का 11 खिलाड़ी से अगर भागा दीजिएगा कितना आएगा, 3, मतलब मेरा औसत निकल गया, औसत निकल गया 3। औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज, मतलब एवरेज मेरा कितना निकला, 3, यही आपको बोला है। तो ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए इन सर्किल और सरकम सर्किल। देखिए समभुज त्रिभुज क्या होता है, मतलब तीनों कोण उसका बराबर, समझे, यही होता है। अब आपको बोला है अंतर्वृत्त और परिवृत्त। अंतर्वृत्त मतलब इन सर्किल, मतलब इसके अंदर जो सर्किल है, समझे, इसके अंदर जो सर्किल है वो, इसके अंदर जो सर्किल है वो, इसके बाहर जो सर्किल है वो, ये दोनों का आपका क्या बोला है, रेशियो। आपको त्रिज्या पूछा है, दोनों का क्या त्रिज्या पूछा है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गया स्मॉल आर मान लिए, और बड़ा आर क्या होगा, बड़ा आर मतलब यहां से यहां तक, ये आपका हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब सरकम सर्किल का त्रिज्या, मतलब बाहरी वाला सर्किल है उसका त्रिज्या और अंदर वाला सर्किल का त्रिज्या छोटा आर। तो देखिए बड़ा वाला सर्किल का त्रिज्या बड़ा आर, छोटा वाला सर्किल का त्रिज्या छोटा आर। जब भी समभुज त्रिभुज मतलब तीनों साइड ए, मतलब तीनों का साइड अगर सेम रहेगा, तीनों का साइड अगर सेम रहेगा, मतलब भुजा सेम रहेगा, तो आपका बड़ा वाला का त्रिज्या और छोटा वाला का त्रिज्या का अनुपात अगर लीजिएगा तो हमेशा 2:1 होता है। और अगर छोटा वाला का त्रिज्या बड़ा वाला का त्रिज्या अनुपात पूछता तो इसका क्या होता, उल्टा 1:2 यह होता है। तो आपको क्या बोला है, अंतर्वृत्त मतलब अंदर और बाहरी का सर्किल का बताया है। तो अंदर का और बाहरी का, मतलब अंदर का त्रिज्या कितना है, छोटा है, बड़ा का बड़ा आर, मतलब 1:2 कितना है, 1:2 मतलब 1/2, यही आपका हो जाएगा 1:2 मतलब 1/2। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए समभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल पे मत जाइए, ये आपका तरीका होता है, इसका रेशियो आपका यही होता है। आप अगर पहले निकालिएगा क्षेत्रफल, वहां से आपको भुजा निकालना पड़ेगा, समभुज त्रिभुज का भुजा निकालिएगा, फिर आप पहला का आप निकालिएगा क्षेत्रफल, फिर दूसरा का निकालिएगा, समझे, फिर दूसरा का निकाल कर दोनों को भागा दीजिएगा,
फिर वहां से रेशियो आएगा, जो भी रेशियो आएगा आपको 1:2 रेशियो में ही बांटेगा, मतलब 1 और 2 का रेशियो में ही हमेशा अनुपात में बांटेगा। तो आप डायरेक्ट जानते हैं 1/2 का अनुपात में ही आएगा। दोनों आपसे वही पूछा है, अंदर और बाहर का, तो अंदर और बाहर का 1/2 ही आएगा। रेशियो आपका वो हमेशा वही आएगा, कितना भी आएगा। आपका r इसका निकलता अगर 10 तो इसका निकलता 5, 10 इसका निकलता तो इसका निकलता, त्रिज्या इसका 10 मीटर होता है या सेंटीमीटर, और इसका 5 मीटर। इसको रेशियो बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1। तो हमेशा इसका 2 और 1 रेशियो आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, समझे। क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ पे देता है, आपको करना ऐसे ही है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, दिया हुआ है √2 प्लस ये आपका चल गया कितना, इंफिनिटी तक। ये आपका चल गया इंफिनिटी तक, मतलब खत्म ही नहीं हुआ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या देना है, अंदर में जितना रूट है कितना है, 2 रूट है। इसको हमको ऐसा संख्या में बदलना है कि उसका 2 गुणनखंड ऐसा बनाना है कि दोनों का अंतर 1 हो। मतलब इसका 2 गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2, और ये दोनों का अंतर कितना, 1। तो ऐसा गुणनखंड बनाना है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। समझे बात को। जब इसका इस तरह का रहेगा और प्लस का साइन रहेगा तो हमेशा बड़ा वाला ही आंसर होता है। अगर माइनस का साइन होता है तो छोटा वाला आंसर होता है, माइनस का साइन होता है तो छोटा वाला आंसर होता है। तो यहां आपसे पूछा क्या है, बड़ा वाला, मतलब प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, मतलब कि 2 आंसर होगा। क्या होगा, 2। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है बाबू, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ 33.33% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया है 100 रुपया और लाभ प्रतिशत आपका दिया है कितना, 33 दशमलव कितना दिया है, 33.33% आपका दिया हुआ है। इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसका फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/3 का फ्रैक्शन 33.33% होता है। अगर आपको बदलने आता होगा बाबू तो सही है, और नहीं आता होगा जिनको, वो क्या कीजिए कि हमारा चैनल में जाइए, वहां क्लिक कीजिए, आपको आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आप परसेंटेज का चैप्टर खोलिए और परसेंटेज में देखिएगा हम इसको बताए हैं। वहां पे हम बताएं कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो आपको इसको जानकारी रहना चाहिए, एग्जाम में इसका बहुत मदद मिलता है। मतलब 33.33% लाभ हुआ है और 33.33% का फ्रैक्शन मतलब भिन्न कितना बनता है, 1/3, और नीचे वाला आपका होता है क्रय मूल्य। नीचे वाला क्रय मूल्य कहलाता है और ऊपर वाला लाभ, और ऊपर वाला लाभ हुआ है, यहां 33% लाभ हुआ है, मतलब ऊपर वाला लाभ को जो कहलाएगा उसका होगा ऊपर वाला। तो देखिए क्रय मूल्य 3 था, लाभ 1 हुआ, मतलब बेचा कितना में होगा, 4 में, मतलब एसपी मतलब विक्रय मूल्य 4 और ये लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक, और ये सीपी क्रय मूल्य। अब देखिए आपको बोला है कि क्रय मूल्य निकालिए, तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य कितना दिया है, 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 25। 1 यूनिट का वैल्यू 25 निकला। आपको बोला क्रय मूल्य, तो इसको 25 से गुना कर दिया, कितना होगा, 25 या 75, तो कितना आपका आया, 75। तो 75 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है x² + 6x + 8, ये आपका क्वेश्चन है। इसका हमको 2 गुणनफल निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको पता है कि 8 है यहां और यहां 1 है, मतलब 8 है 8। तो इस 8 को ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए, इस 8 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए कि दोनों को जोड़ने पे 6 आए, दोनों को जोड़ने पे 6 आए और गुना करने पे 8 आए। तो अगर 4 और 2, 4 दूनी 8, ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा 8 आएगा और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा।
मतलब 4 और 6 हमको लेना है। तो देखिए अब 4 और 6 को कैसे लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x बीच में लिखना है, समझे। और यहाँ x है तो दोनों के साथ x मिला दीजिए और 8। यहां से आप गुणनखंड निकालिएगा तो यहाँ x का कॉमन जाएगा तो यहाँ x प्लस 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन जाएगा तो x प्लस 4। यहां से x प्लस 4 निकला और क्या निकला, x प्लस 2। तो कौन होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है यदि 12 कितना दिया है, यदि 12x और 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान निकालिए। हमको किसका निकालना है, x का मान। अगर क्रमागत अनुपात में है तो आप डायरेक्ट x स्क्वायर बटा दोनों को गुना कर दीजिए, कितना 48 गुना 12 कर दीजिएगा। अब x को वैल्यू निकालना है, मतलब रूट उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 48 गुना 12। और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 चौक 48 कर सकते, 12 चौक 48 कर सकते हैं। तो रूट हो जाएगा 12 गुना 4 गुना 12, ये दोनों गुना 48 होता है। तो देखिए यहां से 12 निकलेगा बाहर और 4 को बाहर निकालिएगा रूट से तो कितना होगा 2। तो 12 दूनी कितना हुआ 24। x का मान आपको कितना निकलेगा 24। तो x का मान 24, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का वजन केजी में कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन रहे कि कितना दिया हुआ है, 40 छात्र का औसत दिया है कितना 45 और एक अध्यापक का उसको भी मिला दिया जाए, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है कि एक आदमी को उसमें मिला दिया जाए तो आपका औसत 1 किलो बढ़ जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको कैसे करना है, ये देखिए एक अध्यापक को मिला रहा है तो एक औसत बढ़ जा रहा है, मतलब 46 हो जाएगा, 45 से 46 हो जाएगा, एक बड़ा औसत। औसत कितना हो गया 46। तो टीचर का औसत जो है अध्यापक का औसत जो है 46 तो होगा ही होगा। उसके बाद जितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, उसको गुना कर देंगे टोटल जितना छात्र था, कितना छात्र था 40, तो 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 40 कितना हुआ 86, मतलब ये आया 86 केजी। यही आपका हो गया किसका, अध्यापक का वजन यही आ गया। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है। अगर इस तरीका क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है, समझे। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए यहां 4 को भिन्न दिया है, कितना 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5। ये आपका भिन्न दिया है। इसमें बोल दिया कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो आप क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा। भागा देते आपका हालत खराब हो जाएगा, एग्जाम में आपका समय ले लेगा इसी में, तो एग्जाम क्या दीजिएगा। तो इसको देखिए कैसे करना है। एग्जाम देने के लिए सबसे आसान तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए ये दोनों का बीच का अंतर कितना है, दोनों का बीच का अंतर 2, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 1, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 1, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 1। तो हमको क्या देखना है, अंतर देखना है। और अंतर जब देख लिए तो आपको ध्यान देना है कि जिसका सबसे ज्यादा अंतर होगा वो संख्या सबसे छोटा है, वो भिन्न सबसे छोटा है, समझ गए। इसका देखिए अंतर ये तीनों से कम है, मतलब आपका छोटा पूछा है, मतलब 5/3 यही होगा छोटा, यही आपका होगा छोटा भिन्न यही होगा। अगर आपका क्वेश्चन में पूछता बड़ा, तब क्या करते हैं, बड़ा पूछता तो घबराइए नहीं। बड़ा का देखिए क्या होगा, जिसका अंतर ऊपर और नीचे अंश और हर का अंतर जिसका सबसे कम होगा वही भिन्न जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए यहां तो कम है ही नहीं, यहां तीनों बराबर है, तीनों का अंतर 1 आ गया। अब अंतर 1 आ गया तो अब क्या कीजिएगा, अंतर 1 आ गया तो आपको ध्यान देना है कि अंश
अंश मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला को कहते हैं। और अंश में जो सबसे बड़ा होगा, अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, और सबसे छोटा जो होगा वो छोटा कहलाएगा। तो हमको क्या सबसे बड़ा निकालना है, बड़ा पूछेगा तो अंश में सबसे बड़ा कौन है, ये तीनों में, ये तीनों का अंश में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, ये 2 है, ये 4 है, तो सबसे बड़ा कौन, 5 है। मतलब कि 5/6 भिन्न जो है सबसे बड़ा होगा, 5/6 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहां से ये समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। देखिए क्या बोला, मिश्रण के क्रय मूल्य पर बेचे हैं तो उसको 10% लाभ हो, मतलब क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100, और उसको लाभ कमाना है कितना, 10%, मतलब 100 का 10% 10, तो यहां से निकालिएगा, गया 0 0, कितना हुआ, 10/1, मतलब कितना, 10/1। तो आपका ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए कितना, आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यही आपसे बोला है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। देखिए ये औसत से क्वेश्चन है, हम अभी 2-4 दिन में औसत आपको करवाने वाले हैं। अगर आपसे बनता हो तो ठीक है, नहीं तो आप उस हमारा लेक्चर को देखिएगा, औसत का आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। तो देखिए क्या बोला, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, मतलब 5, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या है, उसका औसत 100 है। तो मतलब औसत हमेशा बीच वाला होता है, क्रमागत संख्या का औसत हमेशा बीच वाला होता है, मतलब 100 बीच में होगा। इधर कितना जाएगा, 101, इधर कितना जाएगा, 102, और इधर कितना जाएगा, 99, और इधर कितना जाएगा, 98। अब बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ा कौन है, 102, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। सबसे बड़ा संख्या के वर्गों का अंतर, सबसे बड़ा और छोटा, इसका वर्गों का अंतर बताइए। इसको ए मान लीजिए, a² - b², इसको b मान लेंगे, b²। ये फॉर्मूला में आपको डालना है, a + b होता है और क्या होता है, a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए a + b अगर एक बार करते हैं तो क्या होगा, इससे इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200। 102 + 98 कितना होता है, 200, और गुना कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना होता है बाबू, 4, कितना है, 4। अब इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 800। यही आपसे बोला है निकालने के लिए, 800, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। x किलोमीटर, एक चोर है, x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो भाग रहा है अपना मोटरसाइकिल से। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया। एक सिपाही 6 घंटा बाद जीप से उसका पीछा करता है, शुरू किया, और 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया। कितना, 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया। ठीक, यदि सिपाही की औसत गति आपका दिया हुआ है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही का दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर की मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए। चोर का मोटरसाइकिल का गति आपको बताना है। तो देखिए यहां पे आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चोर का अगर देखिएगा कितना, 6 घंटा बाद पकड़ा, कितना, 90 किलोमीटर स्पीड से गया है, 4 घंटा में पकड़ लिया, तो 9 × 36, ऐसे कीजिएगा। फिर उसके बाद निकालिएगा, आपका गति निकालिएगा चोर का, तो ऐसे आपका बहुत समय लगेगा। तो हम आपको बताने वाला सबसे आसान तरीका, और सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखिए आपको पता है कि चोर भाग रहा है इस x किलोमीटर से, जितना दूर चोर भागेगा सिपाही भी उसके पीछे पीछे 6 घंटा बाद भाग रहा है, उतना ही दूर उसको जाकर के चोर को पकड़ेगा सिपाही। तो देखिए दोनों का दूरी बराबर होगा, एक चोर जो जितना दूर भागेगा उतना दूर में ही तो सिपाही को जाकर के पकड़ना पड़ेगा। मतलब इसका दूरी जितना होगा चोर का, उतना ही चोर का दूरी बराबर सिपाही का दूरी, सिपाही का दूरी बराबर होगा। तो चोर का दूरी आपको निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, समय गुना चाल। समय गुना कितना होता है, समय गुना चाल होता है। और आपको पता है दोनों का दूरी बराबर है, तो चोर का समय कितना लिया, देखिए
सिपाही 6 घंटा बाद करता है, चोर जब भाग रहा है उसके 6 घंटा बाद, मतलब 6 घंटा तक चोर भागा है, और सिपाही जब चालू किया है उसके बाद फिर 4 घंटा भागा है तब ना पकड़ा है। मतलब चोर का समय कितना है 10 घंटा, 6 घंटा पहले अब बाद में 4 घंटा 10 घंटा, और चाल कितना है x किलोमीटर पर घंटा आपका दिया हुआ है चोर का। सिपाही का कितना दिया है तो 90 आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या चाल है, और सिपाही कितना भागा तो 4 घंटा में ही पकड़ लिया है, 4 घंटा में ही पकड़ लिया। यहां से आप x निकालिएगा, x क्या है चोर का 4, x निकालिएगा तो 0 से गया, x बराबर कितना हुआ 9 चौका 36, मतलब 36 किलोमीटर पर घंटा, पर आवर या पर घंटा, यही आपका निकल गया। मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है बाबू, तो चलिए अब अगला, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब लास्ट इस सेट का लास्ट क्वेश्चन डीआई है, और डीआई में आपको दिया हुआ है क्या टीवी सेट का बिक्री के बारे में एक तरफ दिया है और एक तरफ साल के बारे में दिया, मतलब कितना साल में कितना टीवी सेट बिक्री हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 2002 में कितना है 40,000, कितना है 40,000, और 2001 में कितना है तो 18,000, कितना है 18,000, मतलब कितना ज्यादा बिक्री हुआ है तो 22,000। अब इस 22,000 में बिक्री हुआ है कितना में, पहले 18,000 था तो 18 2001 में कितना था 2001 में 18,000, तो 18,000 से बढ़ के हो गया है 40,000 हो गया था, तो 18,000 में 22,000 का वृद्धि हुआ था। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना इसको काटेंगे, यहां से 2 से 11 बार में, 2 से 9 बार में कितना हुआ तो 1100 बटा 9, इसको आप काटिएगा तो आपका आएगा 1, 9 एकम 9, 2 18, 2 18, 2 2 चलता रहेगा। तो देखिए दशमलव में कोई क्वेश्चन नहीं, दशमलव में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके सामने कौन है 122, तो 122% आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, किस 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का अंतर न्यूनतम है, मतलब सबसे कम बिक्री कहां किस 2 वर्ष के बीच में हुआ है। तो ध्यान दीजिए, पहला देखिएगा तो 8,000 हुआ कम बिक्री, दूसरा देखिएगा तो 10,000, मतलब 1957 से 58 के बीच 8,000, और 58 से 99 के बीच 10,000, और 99 से 2000 के बीच कितना 5,000। तो इस तरह आप करके देखिएगा तो आपका किसके किसके बीच आएगा, तो 1999 और 2000 के बीच में सबसे कम हुआ है कितना 5,000 टीवी सेट का बिक्री हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। तो देखिए 99 से 2000 के बीच कौन है, ऑप्शन बी यही है। अब देखिए अब आपका लास्ट क्या बोला है कि वर्ष 1999 और वर्ष 2001 में हुए टीवी सेटों के बिक्री का योग, मतलब 1999 और 2001 में जितना टीवी सेट बिक्री हुआ है दोनों के योग किस वर्ष के बिक्री के बराबर है, दोनों का जोड़ दिया जाए जितना बिक्री हुआ है तो वो किस साल के बराबर है, यही आपसे पूछा। तो देखिए 1999 और 2001 में कितना बिक्री हुआ, 1999 में 3,000 बिक्री हुआ है, और 2001 में कितना 18,000 नहीं 1999 में 30,000 हुआ है, और 2001 में 18,000 हुआ है, तो 30,000 और 18,000 कितना हो गया 48,000, और 48,000 किस वर्ष बिक्री हुआ है, तो देखिए 1957 में, 1957 पहला वाला जो बार ग्राफ दिख रहा है वही है, मतलब कितना 1957 में 1957 के बराबर बिक्री हुआ है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज सेट कंप्लीट हो गया है 2016 30 तारीख को जो चौथा महीना में आया हुआ है उसका सेट आज कंप्लीट कर लिए, और ये जितना भी बनाए हैं आप इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीका से कर लीजिए। कितना कम समय बनाए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आए तो दिमाग में सेट कर लेना है, और ये जब आप सेट कर लेंगे तो एग्जाम में आपको इतना फायदा होगा, आप करके कोई क्वेश्चन को लगा के देखिएगा इस टाइप का, कितना आपको फायदा होगा।
इसीलिए हम आपको लेकर के आए हैं कि एनटीपीसी का अभी हाल फिलहाल में नोटिस भी आया है, तो हो भी सकता है एग्जाम, इसीलिए सारा सेट आप बनवाइए। हम अब रेगुलर लाने वाले हैं, मतलब 1-2 दिन गैप करके हम हमेशा लाने वाले हैं इस सेट को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये सेट, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।